हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। जैसा कि कल हमने एसएससी सीपीओ का पहला सेट कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और आज हम और बचे हुए क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो कवर कर लेते हैं। तो आज देखेंगे कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनका शॉर्ट बेहतरीन तरीके से हम और शॉर्ट सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं या बेसिक से भी कैसे कर सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में भी देखेंगे कि हम ऑप्शन के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को कितने कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। जैसा कल हमने एक क्वेश्चन किया था, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। तो इसको कल हमने बेसिक से सॉल्यूशन देख लिया था। तो देखिए हम इसको देखते हैं कि इसको हम और कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में मीन्स 5-10 सेकंड में कैसे कर लेते हैं। देखिए इसको सॉर्ट करने के लिए हमें गो थ्रू ऑप्शन होना पड़ेगा। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम। देखिए जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 8 शेषफल बचता है। मीन्स हमने ये देखा कि डिवाइड और जिसे डिवाइड कर रहे हैं और शेषफल उनका डिफरेंस 4 आ रहा है हर एक जगह। तो हमने ऐसा किया, इनका एलसीएम निकाला, 120 आया जो, तो उसको 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाली हमने जो एलसीएम से डिवाइड होती है, उसमें से 4 घटाया था। ये तो हमने बेसिक किया था। अब देखिएगा कि हम इसको कैसे करते हैं। हम ऑप्शन के थ्रू, इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन में होंगे, जो ऑप्शन है उसमें से अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वो इनके एलसीएम से मीन्स एलसीएम से डिवाइड हो जाएंगे। एलसीएम से डिवाइड होंगी तो मतलब इन सबसे डिवाइड होंगी। तो आप देखिए, अगर मैं पहले बी ऑप्शन को देखता हूँ, 9, 9, 9, 9 और 6, 0। तो इसमें हम अगर 4 ऐड कर देंगे, अगर ये आंसर हमारा होता इसमें 4 ऐड करेंगे तो सबसे डिवाइड होती। तो अगर हम 4 ऐड कर देते, लास्ट के 2 डिजिट उठा लेते हैं, तो देखिए 64। तो आप एक चीज़ देखें यहाँ से, इसमें 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। 15 में क्या आता है? 5 आता है, यहाँ भी 5 आता है, 20 में भी। तो 5 से कोई भी संख्या डिवाइड कब होगी? जब उसका लास्ट का डिजिट 5 से डिवाइड होगा, या तो 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पे 64 आ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें 64 है लास्ट में। अगर इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगी। तो इसमें हम देखें तो लास्ट डिजिट 68 हो रहा है, तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो 15, 20 से डिवाइड नहीं हो सकती ये संख्या। इसी तरह अगर डी ऑप्शन देखें तो लास्ट में 82 दे रखा है। अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 86। तो हम देखते हैं कि ये भी 5 से डिवाइड नहीं हो रही और बच गया हमारा ऑप्शन ए, अकेला ए बच गया। तो ये आंसर हमारा ए हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको कुछ ही 2-3-4 सेकंड्स में कर देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपके सामने है। इस सवाल का शॉर्ट सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। देखिए यदि संख्याओं 20, 37, 54 और 105 में प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो हमें बताना है 7x - 5 और x + 1 का मध्य अनुपात मीन्स मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल होता है जिस तरह 7x + 5 और x + 1 इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो मीन प्रोपोर्शनल होता है ये, जिस तरह a/b और bc। मीन प्रोपोर्शनल में ऐसे निकालते हैं, b² = होता है हमारा ac। तो मीन प्रोपोर्शनल जो b होता है वो AC का रूट हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है। तो आप देखिएगा, पहले तो हमें x की वैल्यू चाहिए उसके लिए। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसने बताया संख्याएं हैं हमारे पास 20, 37, 54 और 105। हमें 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। एक तो जो
अगर कोई भी संख्या समानुपात में होती है तो वो होता है कि ए मल्टी तब होती है जब ए मल्टीपल डी इज इक्वल टू बी मल्टीपल सी होता है। इसको ए मान लेंगे, बी सी डी। तो आप देखिएगा इसमें हमें बस एक ही चीज़ दो चीज़ याद रखनी है। जो ए और डी है उनका सम कितना हो जाएगा, ए और डी का 125। बी और सी है उनका सम अगर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 91। ए और डी है उनका मल्टीपल हो जाएगा 20 मल्टीपल, उनका गुणा देखेंगे तो हम 105। बी और सी का मल्टीपल उनका गुणा देखेंगे तो 37 मल्टीपल 54। तो अब देखिएगा जो इनका सम का डिफरेंस को हम जो इनके मल्टीपल है उसके डिफरेंस के इक्वल रख देंगे। मीन्स इनके सम के डिफरेंस को इनके मल्टीपल के डिफरेंस के इक्वल रख देंगे तो वहाँ से हमारी x मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो सम का डिफरेंस देखें तो हम कितना हो रहा है 34 हो रहा है इनका सम का डिफरेंस। और यहाँ से मल्टीपल का डिफरेंस देखें तो देखिए आप यहाँ से इसमें से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 35 और 10, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो 9 और ये आ जाएगा। तो आप देखिए इनका 6 तो कॉमन आ गया। यहाँ हमारे मतलब इनका डिफरेंस लेंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि आंसर माइनस में आ रहा है या प्लस में है, तो हमें प्लस में ही लेके चलना है, माइनस में आंसर नहीं लेना है। तो जो बड़ी होगी उससे छोटे वाले को घटा देंगे। तो 350 माइनस इसको देखेंगे तो हम 333 आ रहा होगा। तो देखिए आप 17 छिक्के 102, डिफरेंस 102 आ रहा है मल्टीपल का। और सम का डिफरेंस हमें पता है कितना है 34। तो 34 की वैल्यू है वो 102 के इक्वल हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, जो कि हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। उसने पूछा है 7x - 5 x + 1, इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो आप देखिएगा 21 में से 5 गए तो 16, 3 और 1 4, 64 का स्क्वायर रूट है तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए, इसको हम बेसिक से कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। वैसे ये बेसिक से ही आया है लेकिन हम देख लेते हैं एक बार एक बेसिक से कैसे करते हैं और कैसे ही आया है। ये इसने बोला है कि इसमें से 20 में से सभी में से x घटाया जाता है। तो हमने थोड़ी देर पहले किया था कि a मल्टीपल d इज इक्वल टू b मल्टीपल c हो जाएगा जब ये समानुपात में होंगे। तो देखिए कि x घटाने पर समानुपात में हो जाती हैं। d कितना है 105 माइनस x इज इक्वल टू b 37 माइनस x 54 माइनस x। तो आप यहाँ से देखिए अगर 20 की और 105 की मल्टीपल हो जाएगी तो 20 मल्टीपल 105, तो ये 20 की x के साथ करूँगा तो -20x, और x की यहाँ पे इसके साथ करूँगा तो 105x, तो -125x हो जाएगा। और ये प्लस का x स्क्वायर, और वहाँ भी देखिए प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 37 और 54 इनका मल्टीपल। अब ये -37x और -54x दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये -91x प्लस x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर इधर आएगा तो ये कैंसिल हो गई, इसकी तो कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। तो आप देखें आगे, देखिए वही आ गया, जो इनका मल्टीपल है इनका डिफरेंस हो जाएगा, ये इधर आएगा, और जो इनका सम है देखिएगा वो उनका डिफरेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहीं से ये सॉर्ट आया है। तो इस तरह से हम विदाउट x के इस क्वेश्चन को ही करेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। अगला सवाल हमारे पास ज्योमेट्री का है। देखिए PQRS एक आयत है, TPQ पर एक ऐसा बिंदु है कि RTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और PT = 5 QT दे रखा है। और ये बोल रहा है कि यदि त्रिभुज RTQ का एरिया
12√3 है, तो हमें आयत का एरिया बताना है। इसने बोला है कि एक आयत है हमारे पास, ये हो गया P Q R S। तो ये बोल रहा है कि PQ पर है एक T बिंदु है और इस तरह से RTQ है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसने बताया कि जो RTQ है उसका एरिया बता दिया हमें 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमें इसका आयत का एरिया बताना है। तो सबसे छोटा तरीका यही है, अगर मैं इसकी विकर्ण डायगोनल को मिला देता हूँ और इसने ये बताया हमें कि जो PT है = 5QT है। तो अगर QT को मैं इसके नीचे ले आऊँगा तो देखिए आप यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये मतलब मीन्स ये हो जाएगा। अगर QT 1 है तो PT 5 आ जाएगा, ये रेशो आ जाएगा। तो PT अगर 5 है और QT 1 है तो आप देखिए अगर मैं इसके डायगोनल को मिला देता हूँ यहाँ से, तो अब अगर मैं देखूँ इन दो ट्रायंगल लेके देखता हूँ यहाँ पे RPQ, इसमें लेके देखता हूँ दो ट्रायंगल हमारे पास, एक तो RQ और T और RPT, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। और हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल होते हैं उनका एक ही वर्टेक्स होता है तो उनका एरिया जो होता है उनका जो बेस का रेशो होता है उसी रेशो में इनका एरिया का रेशो होता है। तो आप देखिए इनका बेस इसका 1 है और इसका 5 है, तो इसका अगर एरिया 1 होगा तो इसका एरिया 5 होगा। दोनों की हाइट सेम है। तो आप ये देखिए जो आयत का डायगोनल जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। जब ये 5 और 1 6 ही साइड, तो साइड भी 6 हो जाएगा। तो हमको तो टोटल कितना एरिया हो गया 12 यूनिट। हमको ये पता है कि जब एक की वैल्यू है वो 12√3 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144√3, इसका आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पे x वगैरह कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको x माने इसको भी x माने ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सीधा कर सकते हैं ऐसे। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अगर कोई नई वीडियो देख रहा हो, नया बंदा कोई भी। अगला सवाल लेते हैं हम। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 था। वह इसका 3 मदों पर व्यय करता था, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय, जिसको ई से इसने डिनोट किया है। दूसरा कर जिसको टैक्स बोला है। तीसरा परोपकार पी और शेष उसकी बचत होती थी। ई उसकी आय का 50% था, टी ई का 20% था और पी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन टी ई का 30% हो गया और पी टी का 20% हो गया। तो उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम थी, हमें ये बताना है। इस सवाल की जो स्टेटमेंट हमें दिख रही है जितनी बड़ी, उतना बड़ा ये सवाल है नहीं, इसको करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए इसने बोला है कि एक आदमी की इनकम, जिस तरह हमने आय मान ली, इनकम हो गई, ये बोल रहे हैं, और एक्सपेंडिचर जो ई पर वो खर्च करता है, ये उसका व्यक्तिगत या पारिवारिक जो भी खर्च है, वो जो इसकी इनकम है उसका 50% है। अगर हम इनकम को 100 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं इसकी इनकम को, तो ये इसका हाफ हो जाएगी। 50% मीन्स 1 हो जाएगी। अगर ये 200 मान लेंगे तो ये 100 हो जाएगी। ये इनका रेशो आ जाएगा। और आगे ये बोल रहा है कि टी ई का 20%
था। जो टी है वो ई का 20% है, तो 100 का 20। आगे इसने बोला पी टी का 15% था, और जो पी है वो टी का 15%, 20 का 15% निकालेंगे तो 3, और जो बच गया वो उसकी सेविंग हो गई। तो हम यहाँ से अब सेविंग और देख लेते हैं कितनी बचत करता है, उसकी बचत कितनी है। 200 में से 100 तो यहाँ पे ई पे खर्च कर दिए इसने, तो 100 बच गए। 100 में से 20 यहाँ खर्च कर दिए तो 80 बच गए। 80 में 3 यहाँ खर्च कर दिए तो 77 बच गए। 77 उसकी सेविंग है। आगे बोल रहा है कि उसकी वेतन में 40% की वृद्धि होगी। 40% की वृद्धि मीन्स 80 की वृद्धि हो गई। अब वेतन उसका हो गया 280। अब इसने आगे देखेंगे तो ये बोल रहा है कि ई में उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो हमें ये नहीं देखना है कि इसने 100 है तो यहाँ भी 100 है। इसने बोला है कि ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ई का प्रतिशत पहले कितना था, पहले कितना परसेंटेज था, 50% उसकी इनकम का। तो इनकम का 50% भी अब होगा। तो देखिएगा कि इसका 50% देखेंगे हाफ, तो 140। और टी के बारे में इसने बोला है टी ई का 30% हो गया, इसका 30% हो गया, तो 140 का 30% 42 हो गया। और पी बोल रहा है कि पी जो टी का 20% हो गया, तो 20% देखेंगे तो ये 8.4 हो जाएगा। अब हमें ये बतानी है कि जो वो सेविंग है उसकी, वो जो पहले की सेविंग थी उसकी तुलना में कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो आप देखिए इनकम उसकी जो वेतन है वो कितना बढ़ गया था, 80 रुपये। वेतन तो 80 बढ़ गया उसका। यहाँ पे खर्च उसका ई पर कितना बढ़ा था, 40, तो 40 खर्च यहाँ बढ़ गया। यहाँ खर्च कितना बढ़ा था उसका, 22, तो 22 यहाँ बढ़ गया खर्च उसका। और यहाँ खर्च कितना और एक्स्ट्रा बढ़ गया उसका, यहाँ बढ़ गया उसका 5.4। तो हम देखेंगे टोटल खर्चा कितना बढ़ा है, 62 और ये आ जाएगा 67.4। इनकम तो उसकी 80 बढ़ी है, लेकिन खर्चे कितने बढ़ गए, 67.4। तो देखेंगे तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 67.4 उसका खर्च बढ़ा है। 80 में से देखेंगे तो हम यह आएगा हमारा 12.6 उसकी सेविंग बचत बढ़ गई है। तो बड़ी किस पे है, 77 पे जो पिछली बचत थी। तो हम परसेंटेज में बताना हमें, तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो 180 बटा 11, 11 एकम 11, 6.4 इसके करीब आ जाएगी। जो उसकी वृद्धि हुई है, जो बढ़ी है उसका अधिक है, उसकी सेविंग इतनी अधिक हुई है, बढ़ी हुई है। देखिए उसके इनकम में 80 की वृद्धि हुई है, 80 की वृद्धि हुई इनकम में। हम देखते हैं कि खर्चों में उसके कितनी कितनी की वृद्धि हुई है, खर्चे कितने कितने बढ़े हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 40 बढ़ा है खर्चा, इस पे 22 बढ़ गया, इस पे खर्चा उसका 5.4 बढ़ गया। तो टोटल खर्चे कितने बढ़ गए उसके, 67.4। लेकिन हमको ये पता कि इनकम खर्चों से ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो कितनी बढ़ी हुई है, जितनी इनकम बढ़ी है खर्चों से उतनी उसकी सेविंग हुई है, वही ज़्यादा सेविंग हुई है पिछले की बजाय। तो हम देखते हैं कि 12.6 उसकी सेविंग ज़्यादा हुई है अब की बार। और किस पर हुई है उसे हमें बताना है कि पिछले की तुलना में जो पिछली सेविंग थी 77 की तुलना में कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत में आ जाइए 16.4, 16.4% हो जाएगा ये आंसर इसका। अगला सवाल देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात बताना है।
देखिएगा, उसने दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दे दिया। पहली संख्या में 8, दूसरी में 7 जोड़ा जाता है। पहले हम इसका देख लेते हैं कि हमको वहाँ एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखते हैं। पहली संख्या में 8, दूसरी में 7 जोड़ा जाता है, तो ये बोल रहा है कि 2:3 हो जाता है। तो जो रेशो हो जाता है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो रेशो बाद में लास्ट में हो जाता है, परिणाम में आता है, रिजल्ट में लास्ट में, उसको हमको बीच में लेना है। 2:3 मीन्स 2:3 रेशो उनका हो जा रहा है। तो ये बोला कि जो उसमें जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, जो भी मीन्स जो रेशो में नहीं होगी, जिस तरह इसमें 8 जोड़ा जाता है और इसमें 7 जोड़ा जाता है दूसरी संख्या में, तो जो रेशो में नहीं होगी संख्या 8 जोड़ा गया, 8 ये 8 रेशो 7 नहीं है, इसमें 8 जोड़ा है, ये 7 जोड़ा है। तो जो रेशो होगा परिणामी वो हमें बीच में लेना है, और जो जोड़ा जाता है वो हमें लास्ट में लेना है। तो इनका हम क्रॉस मल्टीपल कर देना है, 2 का 5 से और 7 से। तो आप देखिए यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और ये 10, और यहाँ पे ये 24 हो जाएगा और यहाँ पे ये 14 हो जाएगा। तो जो ऊपर वालों का डिफरेंस है उसको नीचे वालों का डिफरेंस के इक्वल रख देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। देखिए ऊपर वालों का डिफरेंस 1 हो जाएगा और नीचे वालों का डिफरेंस 10 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो देखिए वो संख्याएं हो जाएंगी 3 और 5 के अनुपात में थी वो संख्याएं, तो 30 और 50 हो जाएंगी वो संख्याएं। तो ये बोल रहा है कि इसमें दोनों में 6 जोड़ने पर क्या अनुपात हो जाएगा। तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो ये 36, और 50 में 6 जोड़ेंगे तो ये 56। 4 से डिवाइड करूँगा तो 9 और 14, ये अनुपात उनका हो जाएगा। एक बार इसको बेसिक से भी देख लेते हैं कि बेसिक से हम कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, एक संख्या को अगर मैं 3 मान लेता हूँ, एक को अगर हम 3 मान लेंगे, 3x मान लेते हैं और दूसरी को 5x मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि 3x इस पहली संख्या में 8 जोड़ने पर, दूसरी 5x इसमें 7 जोड़ने पर उनका अनुपात 2:3 हो जा रहा है, उनका रेशो 2:3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, तो देखिए 2 से 5 की और 7 की दोनों का इनसे मल्टीपल हो रहा है, और 3 की इससे और इससे हो रहा है। ऐसा ही हमने किया था वहाँ पे भी, 3 और 5 रेशो था, तो 2 और 3 को हमने बीच में रख लिया था रेशो लास्ट वाले को, और जो 8 और 7 है उसको हमने लास्ट में रखा था। तो देखिए ऐसे हमने क्रॉस मल्टीपल किए थे इनके। यहाँ पे देखिए 2 की 5 और 7 के साथ, यहाँ देखिए 2 की 5 और 7 के साथ में, 3 की 3 और 8 के साथ में, 3 की 3 और 8 के साथ में की थी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अगला सवाल देखिएगा, √401 माइनस √399, और सेकंड ऑप्शन इसने दिया हमें √101
माइनस रूट 99। थर्ड ऑप्शन है रूट 301 माइनस रूट 299। तीसरा है 201 माइनस रूट 199। तो हमें इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। एक सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखिएगा, अगर मैं रूट हटा के देखूं तो इन सभी का डिफरेंस देखिएगा 2 हो रहा है। हमें सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन ये है कि पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम में आ जाएगा तो हम बताएंगे कि सबसे छोटा ये आंसर हो जाएगा, और सबसे बड़े की बात करें हो तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में हमें ये देखना है कि अगर माइनस के निशान हैं और डिफरेंस सभी का सेम है और जहाँ बीच में इनके माइनस का निशान है, तो हमें देखना है जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर निशान प्लस का होता, अगर निशान प्लस का होता और डिफरेंस सेम होता सभी का, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो देखिए हम इसको करते हैं, अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं सभी का, तो देखिए क्या हो जाएगा। पहली संख्या तो आ जाएगी, ऊपर तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 401 का रूट प्लस 399 का रूट। ये आ जाएगी हमारी 2/101 का रूट प्लस 99, और ये आ जाएगी हमारी 2/301 का रूट प्लस 299। ये आ जाएगी हमारी 201 प्लस 199। तो ये आ जाएंगे। रेशनलाइजेशन करेंगे तो आप देखिएगा कि जो नीचे सबसे बड़ी है प्लस में आ गई, जो नीचे सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी। कैसे, ऊपर तो सबके 2 सेम है, तो देखिए अगर हम एक 10/2 और 10/5, ऊपर तो सेम है नीचे अलग अलग है, नीचे जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। जैसे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा। देखिए जो नीचे छोटी है वो बड़ी और जो नीचे बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी और जो सबसे छोटा है नीचे वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं हम ट्रिगो का। एक पोल मीन्स खंबा है, उस सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा हुआ है जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। पी क्यू खंबे के उत्तर में स्थित 2 ऐसे बिंदु हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू जी, और पी क्यू से खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो हमें खंबे की ऊंचाई बतानी है। इसने बताया है कि एक रोड जाता है जिस तरह नॉर्थ से साउथ में जाता है, उत्तर से दक्षिण में। तो यहाँ पे बीच में एक पोल है, तो ये बोला कि उत्तर की दिशा में P और Q 2 बिंदु हैं, यहाँ पे P और यहाँ पे Q मान लिया। तो बोल रहा है कि इनके साथ उन्नयन कोण बढ़ जा रहे हैं अल्फा और बीटा के। जैसे मैं इसको पोल मान लेता हूँ तो ये एंगल बन गया, जिस तरह अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, इसके साथ में ऐसे ये बीटा हो जाएगा। तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में मान लेते हैं। जैसे ये पोल हो गया,
इसको हम P मान लिया है, इसको हम Q मान लेते हैं। तो ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये बीटा बना रहा है। और PQ इसने बोला है कि ये B है, ये इतना इसने B बता दिया। तो देखिए इसको हम H और X मान के भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देखिए तो कैसे कर सकते हो और सिंपल तरीके से। अगर मैं इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, तो ये इसको 1 और इसको 3 मान लेते हैं हम। तो देखिए अब हम ऑप्शन के थ्रू जाके इसने पोल की लेंथ पूछे, पोल की लंबाई कितने खंबे की, तो हमको यहाँ पे हमारे 3 मान लिए हैं। तो जो ऑप्शन में जिस ऑप्शन के थ्रू 3 आंसर आएगा, पोल की लंबाई आएगी, वही आंसर हमारा, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। तो पहले तो ये देख लेते हैं जिस तरह कोट अल्फ़ा इसमें कितना है, कोट अल्फ़ा हो जाएगा हमारा 1/3 और कोट बीटा कितना हो जाएगा, कोट बीटा हमारा हो जाएगा 4/3। यहाँ से tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू आराम से निकल आएगी, उल्टा कर देंगे इनका। तो ऑप्शन पहला है कि बी कितना है 3 अपॉन tan बीटा। तो आप देखिए tan बीटा इसका उल्टा हो जाएगा 3/4 प्लस tan अल्फ़ा मीन्स 3। तो 4 × 12 और 15/4, तो 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 15। तो आप देखिएगा 4/5 आ रही है पोल की लेंथ, जो हमारा आंसर से मैच नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। B3 कोट बीटा कितना है हमारा 4/3 माइनस कोट अल्फ़ा 1/3। तो आप देखिएगा 3 से 3 1, नीचे तो 1 रह जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। और हमारे पास पोल की लंबाई कितनी है, 3 ही है जो हमने मानी थी, और 3 यहाँ पे आ रहे हैं, तो आंसर मैच कर गया, ऑप्शन मैच कर गया हमारा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वैसे सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, सी और डी। देखिए बी कितना है 3, tan बीटा हो जाएगा 3/4 माइनस tan अल्फ़ा -3। तो आप देखिए -12 और प्लस का 3 है, तो -9 आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस में भी 3 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन देखते हैं, बी मीन्स 3 tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा 3 अपॉन tan बीटा 3/4, तो 4 ऊपर हो जाएगा, तो नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बजाय इसको h मान कर, इसको x मान कर, हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 3 पाइप A, B और C एक खाली जलाशय टैंक या जलाशय को 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो ये बताना है कि हमें कितने समय के बाद पाइप B को बंद कर दिया जाए कि जो जलाशय है वो 1 घंटा और 15 मिनट में भर जाए। जब ये पाइप B को बंद करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब A और जो C है पाइप, वो तो पूरे टाइम चले हैं। तो ये बोल रहे हैं कि A, B और C ये 2 घंटे में, ये 3 घंटे में और ये 6 घंटे में उसको भर सकता है। तो यहाँ से हम जो जलाशय या टैंक है उसकी कैपेसिटी देख लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। तो इनकी 1 घंटे की एफिशिएंसी इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 आ जाएगी। तो इसने बोला है कि बी को कितने टाइम के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए कि जो जलाशय है या टैंक है वो 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। 15 मिनट में से 1/4 घंटा, तो 1 से 1/4 घंटा में 5/4 घंटे में भर जानी चाहिए। तो इसका मतलब जो ए और सी हैं वो पूरे टाइम चले हैं, 5/4 घंटा चले हैं वो। तो हम देखते हैं कि 1 घंटे में ये दोनों कितना भर सकते हैं, 4। तो 5/4 घंटे में कितना भर देंगे, 5 भर देंगे उस टैंकी को।
तो आप देखिए 6 तो उसमें टोटल पानी आ सकता है, 5 इन्होंने भर दिया, तो बच कितना गया 1। किसने भरा है? वो बी ने। तो बी 1 घंटे में 2 भरता है, तो 1 को भरने में कितना लेगा? आधा घंटा लेगा, 30 मिनट। देखिए अगला सवाल, मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। मीन्स 40 किलोग्राम जो चाय खरीदी, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस है, उसके इक्वल है। तो इसको हम देखें कि कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। देखते ही हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी इसमें। इसने ये बताया कि 100 किलोग्राम चीनी उसने खरीदी है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? जो 40 किलोग्राम 40 केजी चीनी है उसके कॉस्ट प्राइस के इक्वल, मीन्स लागत मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ है। जब अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे देता है कि 40 किलोग्राम चाय के विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट या हानि होती है, तो जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट होती है जिसके बराबर उसको दिया जाता है, और वो अगर सीपी कॉस्ट प्राइस है तो हम पहले वाले को कॉस्ट प्राइस मान लेंगे जिसके बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है तो हम पहले वाले को सेलिंग प्राइस मान लेते, विक्रय मूल्य मान लेते। तो ये बोल रहा है कि 100 जितनी उसने चाय खरीदी थी, उसको 100 किलोग्राम चाय खरीदी थी, 100 को हम कॉस्ट प्राइस 100 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट में ये बता रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस लेंगे। तो आप देखिए प्रॉफिट हो रहा है उसको 40 केजी का, तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमको पता है 100, तो कितना प्रतिशत हो गया प्रॉफिट? 40%। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। इसका बेसिक भी देख लीजिए एक बार। सीपीयू का जो दूसरा सेट है वो और भी अच्छा है, उसके और भी अच्छे क्वेश्चन है उसमें। देखिए कि उसको इसने बताया कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो जो 1 का एसपी मान लेते हैं 1, तो देखिए 100 का एसपी, 100 आर्टिकल जो 100 केजी का एसपी वो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। 100 केजी जो चीनी है उसको अगर 100 केजी के एसपी से हम घटा देंगे तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 केजी के सीपी के बराबर। तो आप देखिए सीपी वहाँ उस साइड चल जाएगा, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 100 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 140 कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस नीचे ले आऊँगा मैं, एसपी और सीपी का रेशो हमारा आ जाएगा 140/100। तो आप देखिए जब कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 40 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 40 का, कितने पर? 100 पर। प्रतिशत में देखेंगे तो 40% आ जाएगा। लेकिन हमको एग्ज़ाम में ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैसे करेंगे। 100 है तो सीपी हो गया, प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट 40 हो जाएगा। अगला सवाल है, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। पहले 20 ओवर हैं उसमें उनका औसत रन रेट है 4.5। फिर ये बोल रहा है कि उनको जीतने के लिए
282 रन बनाने हैं। तो बचे हुए जो 30 ओवर हैं उसमें उनका रन रेट कितना होगा। तो आप देखिए जब 4.5 है एवरेज उनका 20 ओवर का, तो टोटल कितने बना दिए उसने रन, 90 रन बना दिए यहाँ तक। जीतने के लिए उसको 282 रन चाहिए, 90 वो बना चुका है, तो कितने ओवर बनाने हैं उसे, 192। कितने ओवर में, 30 में। तो हर एक ओवर में उसे कितने बनाने पड़ेंगे, 6.4, जो उसका एवरेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो संकेंद्रित वृत्तों में से बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मीन्स कोड की लेंथ दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर, और यह छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा टेंजेंट है। इन दो वृत्तों के बीच वलयाकार, जो इन दो वृत्तों के बीच का एरिया है वो बताना हमें कितना हो जाएगा। कोसेंट्रिक है दोनों। तो देखिए इसकी मैं अगर रेडियस स्मॉल r मान लेता हूँ, ये बोल रहा है कि जो बड़े की टेंजेंट है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो हमें इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया, इसको अगर मैं r मान लेता हूँ तो ये बड़ी R आ जाएगी, कैपिटल R। तो ये कैपिटल R हो जाएगी। तो हम अगर बड़े सर्कल में से छोटे वाले का घटा देंगे तो इसका एरिया बच जाएगा, जो ये है। तो आप देखिएगा बड़े सर्कल का एरिया पाई r² माइनस इसमें से पाई कॉमन आ जाएगी, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो आप देखिएगा जब ये 90 पे काटेगी, टेंजेंट को काटेगी, तो ये बराबर इक्वली डिवाइड करेगी इसको, 5 और 5 हो जाएगा। तो आप देखिए इसका कि r² माइनस r² इज इक्वल टू 25। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस से। तो पाई r² माइनस r² हमारा कितना है, 25। पाई इसका आंसर हो जाएगा फिर। अगला सवाल देखिएगा। ये बोल रहा है कि sin 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस 16। और इसने गिवन हमें 0 है, 0 से बड़ा और इक्वल है थीटा, और ये है 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप देखिएगा साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 90 से इक्वल और छोटे दे रखा है थीटा की वैल्यू। तो आप देखिएगा इनकी साइन थीटा और कोस थीटा जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये है कि जब 90 के इक्वल और छोटे हैं दोनों एंगल, तो इन दोनों का सम 90 होगा तभी होंगे। तो आप देखिएगा कि इन दोनों का सम हम 90 कर देते हैं, 4 थीटा प्लस 66 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 4 थीटा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा 24 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डिग्री। चार और 2 6 थीटा, सॉरी ये 6 थीटा देखिएगा, 6 थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 डिग्री, 4 और 2।
एक सवाल और है, देखिए। आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए और भी छोटे तरीके लेके आएंगे कि किस तरह हम अलग अलग क्वेश्चंस जो हार्ड होंगे उनको भी हम कैसे मतलब सिंपल कर सकते हैं, कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड्स में उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के साथ आपको नई नई ट्रिक्स वगैरह भी सीखने को मिलेंगी और उनका बेसिक भी बताएंगे आई कहाँ से हो। अगला सवाल देखिएगा, 4x³ y माइनस 6x² y² प्लस 4x y³ माइनस y⁴। तो हमें ये बताना है कि इसको कैसे एक्सप्रेस या व्यक्त कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में इसे देख के बताना है। तो आप देखिए, अगर मैं x को यहाँ पे 0 और y को 1 मान लेता हूँ, अगर हम x को 0 y को 1 मान लेते हैं तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y की 1⁴ तो 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ रहा है हमारा। तो हम ऑप्शन ऐसा देखेंगे जिसमें माइनस का 1 आ रहा होगा, तो इनमें वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है x माइनस वाई, देखिए x 0 तो माइनस y⁴ माइनस 0, तो आप देखिए प्लस का 1 आ रहा है, जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो हम x प्लस वाई का स्क्वायर, x 0 और 1 का पावर 4 माइनस 1, तो 0 आंसर हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, 0 1 तो 1 आ गया, 1 माइनस 0, 1 प्लस का आ रहा है, नहीं हो सकता, बच गया ऑप्शन डी। और इसको देख भी लेते हैं एक बार, 0 माइनस 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1⁴, तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन बाहर आने के बाद फिर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1 आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, हमने जो पहला सेट था उसके जो इम्पोर्टेंट सवाल हो रहे थे, अच्छे थोड़े ठीक सवाल थे, अच्छे सवाल थे, उनको हमने कवर कर लिया है। और कल से हम जो दूसरा सेट है उसको सोल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे उनको हम इजीली कर पाएंगे, आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। और जो दूसरा सेट है वो बहुत ही अच्छा सेट है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल दे रखे हैं, तो देखिए उसको करते हैं कल।